चंद्रों के कहते ही चंद्र विमान चंद्रलोक की तरफ उड़ जाता है और कुछ ही देर बाद चंद्रलोक की धरती पर उतरता है। चंद्रलोक में चंद्रों के माता पिता बसंत की जमकर भगत करते हैं। चंद्रसेन उन्हें लेकर मुनि महाराज के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। चांद से आई गरीब की बहू। बसंत एक गरीब नौजवान था। वो अपनी अंधी माँ सरस्वती और अनाथ भांजी कम्मो के साथ एक झोपड़ी में रहता था। बसंत अपनी माँ और भांजी का पेट पालने के लिए गांव के बाजार और गांव के आसपास लगने वाले मेलों में गुब्बारे बेचने का काम करता था। वो सुबह गुब्बारे लेकर निकलता था और शाम को ही घर वापस लौटता था। एक दिन वो गांव के मेले में गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, छोटे बड़े फलों के आकार वाले गुब्बारे ले लो। ए गुब्बारे वाले भैया, गुब्बारा कितने का दिया बे? 10 रुपए का एक गुब्बारा है बहन जी। क्यों रे बंटी बबली, गुब्बारा लेगा क्या? हाँ लेंगे अम्मा। हमारा बच्चन लोगों को एक एक गुब्बारा दे दो भैया। बसंत गुब्बारे बेचकर शाम को मेले से घर लौट कर आता है तो देखता है कि कम्मो बुखार में तड़प रही है। बसंत को देखते ही कम्मो फूट फूट कर रोने लगती है। मामा, मामा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना मामा। बच्ची दोपहर से बुखार में तड़प रही है बेटा, जा इसे दवा दिलाकर ले आ। सरस्वती ये कह ही रही होती है कि तभी चुन्नी लाल चौबे आ जाता है। चुन्नी लाल चौबे गांव में परचून की दुकान चलाता था, मगर था छटा हुआ बदमाश। वो गांव के भोले भाले लोगों को अपनी दुकान से उधार सामान देकर उनसे अपनी मन मर्जी के दाम वसूलता था। उसका शिकार ज्यादातर बसंत जैसे गरीब लोग ही बनते थे, जिनसे वो मुक्के के बल पर आसानी से पैसा वसूल कर सके। बसंत को भी उसकी दुकान का कुछ उधार चुकाना था, इसीलिए उसे देखते ही बसंत चौंक जाता है। अरे सेठ जी आप? कसम धंधे की मैं चुन्नी लाल चौबे ही हूँ बे। चल जल्दी से मेरी उधारी चुकता कर, सिक्का उछाल के। आज तो मैं मजबूर हूँ सेठ, देखते नहीं मेरी भांजी बुखार में तड़प रही है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कसम धंधे की, बुखार से तेरी भांजी मरे या तेरी ये अंधी अम्मा, पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा सिक्का उछाल के। बसंत चुन्नी लाल चौबे को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके हाथ पैर भी जोड़ता है, मगर फिर भी वो अपनी हट से बाज नहीं आता। ऊपर से अपने लठैतों की धौंसमी दिखाने लगता है। उसका ये रवैया देखकर कम्मो को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए बसंत से कहती है, मामा इसका पैसा दे दो मामा। फिर तेरा क्या होगा मेरी बच्ची, तुझे कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा नानी, मामा इस आफत को घर से टालो मामा। बसंत मजबूर होकर चुन्नी लाल को पैसे दे देता है और फिर कम्मो बिना दवा इलाज के कई दिनों तक बुखार में तड़पती रहती है। समय बीतता जाता है और एक दिन बसंत एक शादी समारोह के निकट गुब्बारे बेच रहा होता है। गुब्बारे खरीदने के लिए उसके आसपास बच्चे मंडराने लगते हैं। तभी कई नव यौवना युवती उधर आती हैं और एक युवती बसंत का मजाक उड़ाते हुए कहती है, दिखता तो बांका नौजवान है गुब्बारे वाला, इसकी तो शादी किसी अप्सरा से होनी चाहिए। हद छोटी, इसके लिए तो चांद से बहू आएगी, चांद से। देखना इसकी बहू चांद सी होगी। ये कहकर सब लड़कियां हंसने लगती हैं, मगर बसंत उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि वो सब उसका मजाक उड़ा रही हैं और शायद शादी से बोर होकर अपना मन बहलाने के लिए ये सब कर रही हैं। लेकिन तभी चुन्नी लाल चौबे अपने कमीने बदमाशों के साथ वहां आ जाता है और उन नव युवतियों की बात सुनकर कहता है, कसम धंधे की, इस गरीब गुब्बारे वाले को चंद्र लोक छोड़ धरती लोक से भी बहू न मिलेगी, सिक्का उछाल के। इस गरीब से तो काली कलोटी भी शादी करने से मना कर देगी, सिक्का उछाल के। हाँ। ये कहकर चुन्नी लाल चौबे खूब हंसता है और उसके साथ साथ उसके आदमी और वो सब लड़कियां भी हंसती रहती हैं। उन्हें इस तरह हंसते देख बसंत के मन को गहरी ठेस पहुंचती है
और उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। वो चुन्नी लाल चौबे को निशाना बनाते हुए कहता है, आदमी की किस्मत बदलते देर नहीं लगती सेठ। ईश्वर ने चाहा तो देखना, मैं चांद से ही बहू लाऊंगा। ये सुनकर चुन्नी लाल चौबे सहित सब और भी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, मगर बसंत उनकी परवाह नहीं करता। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। इसके कुछ दिन बाद बसंत गुब्बारे बेचकर एक दिन जंगल के रास्ते से लौट रहा होता है तो देखता है कि नदी किनारे पर एक लड़की बैठकर फूट फूट कर रोए जा रही है। लड़की के तन पर फटे पुराने कपड़े थे और वो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। बसंत को उसकी हालत पर तरस आ जाता है और वो उसके पास जाकर कहता है, आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? हमारा नाम चंदो है बाबू। हम एक अनाथ लड़की है। कुछ दिनों से यह जंगल में भटक रही हैं और अब यहाँ बहुत ही डर लग रहा है। बसंत को चंद्रो पर तरस आ जाता है और वो उससे कहता है, देखो चंद्रो, मैं हूँ तो एक गुब्बारे बेचने वाला गरीब आदमी, पर फिर भी तुम्हें 2 वक्त की रोटियां तो खिला ही सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चलकर रह सकती हो। ले चलो बाबू, तुम जैसन भी रखोगे हम हंसकर रह लेंगे। बसंत चंद्रो को अपने साथ घर ले चलता है और सरस्वती और कम्मों से मिलवाता है। सरस्वती चंद्रों से मिलकर खुश तो होती है, मगर फिर एकाएक उदास होकर कहती है, बेटा, लड़की कैसी दिखती है ये तो मैं अंधी कह नहीं सकती, पर हाँ, लड़की जवान है ये जरूर कह सकती हूँ। भला एक जवान लड़की को हम घर में रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो फिर क्या करें माँ, इसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। तभी कम्मो कहती है, नानी, आप इसे मेरी मामी बना लो, फिर तो ये इस घर में रह सकती है ना? बात तो तू ठीक कहती है बेटी, पर ये तो बता कि लड़की दिखती कैसी है? चांद का टुकड़ा है नानी, चांद का। रूप रंग से चांदनी बरसती है, चांदनी। ये सुनकर सरस्वती बहुत खुश होती है और फिर चंद्रो और बसंत की शादी करा देती है। मुंह दिखाई की रस्म में शामिल होने वाली औरतें चंद्रो को देखकर हैरान रह जाती हैं। बहू तो अप्सरा है, अप्सरा। ऐसी पूरे गांव में किसी की बहू नहीं सरस्वती बहन। गुब्बारे बेचने वाले गरीब बसंत की तो किस्मत ही खुल गई। गरीब की झोली में चांद आ गिरा समझो। समय बीतता जाता है और चंद्रो की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। सब गरीब बसंत की किस्मत पर फक्र करने लगते हैं, मगर जब चुन्नी लाल चौबे को इस बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। कमबख्त सही कहता था कि चांद से बहू लाऊंगा और ले आया, मगर उस गरीब के पास चांद से दुल्हनिया रुकेगी कितने दिन? देखना उस्ताद, किसी अमीर के साथ फुर हो जाएगी वो फुर। चंद्रो रोज रात को बसंत के सोते ही उठ खड़ी होती और गांव के बाहर नदी किनारे आकर बैठ जाती। फिर पानी में पड़ने वाली चांद की परछाई को निहारती रहती। एक रात जब चंद्रो उठकर नदी की तरफ चल दी तो बसंत की नींद खुल जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे नदी पर पहुंच जाता है। चंद्रो, ये क्या माजरा है? तुम यहाँ बैठकर पानी में चांद की परछाई को एकटक क्यों देखे जा रही हो? ये सुनकर चंद्रो का ध्यान बसंत की तरफ जाता है तो वो घबरा जाती है और बहाना बनाने की कोशिश करते हुए कहती है, अब ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं तो बस यूं ही चांद को देखने के लिए चली आई थी। मुझे पानी में चांद देखना अच्छा लगता है। बहाने मत बनाओ चंद्रो, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ बैठकर पानी में चांद की परछाई देखने के पीछे का क्या रहस्य है? बसंत के ये कहने पर भी चंद्रो बात को टालने की कोशिश करती है, मगर जब बसंत उसे अपनी कसम देकर पूछता है तो वो सच बताने पर मजबूर हो जाती है। वो बसंत को अपनी सच्चाई बताने लगती है। बसंत, मैं चंद्रलोक की अप्सरा चंद्रावती हूँ। एक दिन हमारे घर चंद्रलोक में एक बहुत पहुँचे हुए संत पधारे। चंद्रसेन, अगर तुम अपनी बेटी चंद्रो का विवाह करोगे तो इसकी उसी काल मृत्यु हो जाएगी। क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है मुनि महाराज? बस एक ही उपाय है कि तुम अपनी बेटी को धरती लोक में ब्याह दो तो ये जीवित रह सकती है। मुनि महाराज की बात सुनकर हमारे पिताजी चिंता में पड़ गए और उन्होंने हमें पृथ्वी लोक पर भेजने का फैसला किया। बेटी चंद्रो, तुम अपने चंद्र विमान में सवार होकर पृथ्वी लोक जाओ और किसी नेक दिल इंसान को देखकर शादी कर लो। पर क्यों पिताजी? क्योंकि यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में।
ये कहकर उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई और मैं अपने चंद्र विमान में सवार बादलों के बीच से घूमती हुई पृथ्वी की तरफ आ गई। और तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। कुछ लोग तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, वो सब तुम पर हंस रहे थे। तुम्हें याद होगा बसंत, तब तुमने अनजाने में ही उन सबको एक बात कही थी। हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो देखना मैं चांद से ही बहू लाऊंगा। बस तुम्हारी वही बात मेरे दिल को छू गई और मैंने तुम्हें जांचने परखने का निर्णय लिया। तुम सच्चे और नेक दिल इंसान निकले, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। ये सुनकर बसंत हैरानी में पड़ जाता है और साथ ही साथ उसके मन में चंद्रों के लिए प्यार और अधिक गहरा हो जाता है। वो चंद्रों से कहता है, चंद्रो, फिर यहाँ बैठकर पानी में चांद की परछाई को देखने से क्या होता है, ये भी बता दो। मैं चंद्रलोक की अप्सरा हूँ, इसीलिए मुझे हर रोज अपने शरीर में चांदनी से कांति ग्रहण करनी पड़ती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरा शरीर काला पड़ जाएगा और मैं राख का ढेर बन जाऊंगी। ये सच जानकर बसंत के मन का सारा संशय मिट जाता है और उसे चंद्रों से कोई शिकायत नहीं रहती। वो चंद्रों से कहता है, चंद्रो, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? हाँ है, पर इसके लिए हमें चंद्रलोक जाकर मुनि महाराज से मिलना होगा। तो चलो ना, इस बहाने मैं ससुराल भी हो आऊंगा। अगले ही दिन बसंत के घर के सामने चंद्र विमान खड़ा देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। चंद्रो अपने अप्सरा रूप में जब लोगों के सामने आती है तो लोग उसकी आभा और उसका सौंदर्य देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उस समय गरीब बसंत भी राजकुमार की तरह सजा धजा हुआ था। दोनों बड़ी शान से चंद्र विमान में सवार होते हैं। सरस्वती उनसे कहती है, बहू बसंत को लेकर जल्दी लौट आना बेटी। आप चिंता न करें माँ जी, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चंद्रों के कहते ही चंद्र विमान चंद्रलोक की तरफ उड़ जाता है और कुछ ही देर बाद चंद्रलोक की धरती पर उतरता है। चंद्रलोक में चंद्रों के माता पिता बसंत की जमकर भगत करते हैं। चंद्रसेन उन्हें लेकर मुनि महाराज के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। मुनि महाराज चंद्रों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम्हें धरती पर रहकर जल से चांद की परछाई देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम्हारी सारी शक्तियां भी वैसी की वैसी बनी रहेंगी पुत्री। कुछ दिन चंद्रलोक रहने के बाद चंद्रो और बसंत अपने चंद्र विमान में सवार होकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। उस दिन के बाद कुछ लोगों को बसंत के भाग्य से ईर्ष्या होने लगी। चुन्नीलाल चौबे तो पूरी तरह जल भुन जाता है और बसंत से दुश्मनी करने लगता है। चंद्रो, चंद्रलोक की अप्सरा, कसम धंधे की, इस अप्सरा को तो मैं उस गुब्बारे वाले के घर कतई सहन नहीं कर सकता सिक्का उछाल के। तो क्या करना है सेठ? कसम धंधे की, चंद्रो को उठा लाओ और चंद्रलोक की इस अप्सरा को यमलोक की अप्सरा बना डालो सिक्का उछाल के। चुन्नीलाल चौबे का आदेश मिलते ही उसके आदमी मौका पाकर चंद्रो को उठाकर एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं और चुन्नीलाल चौबे चंद्रो से कहता है, कसम धंधे की, अब तो उस गुब्बारे वाले के घर कभी नहीं लौट पाएगी सिक्का उछाल के। तुम हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकत है बेगुंडा, हमरा पास आए कर तो देख। कसम धंधे की, तेरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। चलो बे, इसे हम लोग पहुंचा दो सिक्का उछाल के। ये कहकर चुन्नीलाल ही सबसे पहले चंद्रो को छूने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके आदमी भी चंद्रो को छूते हैं, मगर उनके छूते ही चंद्रो गुस्से में जलने लगती है और एकाएक उसका सारा शरीर कांच का बन जाता है। उसके शरीर से बिजली की दूधिया तरंगे छूटने लगती हैं। इसके साथ ही उसके शरीर को छूने वाले चुन्नीलाल और उसके सभी आदमियों के हाथ आग में जलने लगते हैं। वो सब चीखने चिल्लाने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये अप्सरा तो खतरनाक बला निकली, कोई इससे बचाओ। तभी बसंत और कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचते हैं। चुन्नीलाल चौबे की इस हरकत पर सब उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, मगर जब वो सबके सामने चंद्रो से माफी मांगते हैं तो बसंत किसी तरह चंद्रो को शांत करता है। बसंत के कहने पर चंद्रो अपने असली रूप में आ जाती है और उन सबको माफ कर देती है। इस हादसे के बाद चंद्रो अपने लोक वापस लौट जाना चाहती है, मगर बसंत का सच्चा प्रेम और अपनापन उसे धरती पर ही रहने को मजबूर कर देता है।